हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम में। आप जानते हैं साथियों, आज 5 फरवरी है और सी टेट का जो पहला पेपर है वो अभी भी समाप्त हुआ है। वो कुछ प्रश्नों को हम आप सभी के लिए लेकर आए जो आज पहले प्रश्न में पूछे गए थे प्रथम पेपर में। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना और बताना कि कौन कौन से प्रश्नों को आपने आंसर किया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था आप सभी का कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइतोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो पहले प्रश्न का जो आपका आंसर था मेरे मित्रों वो था आपका विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी कि ये जो विकल्प था ये सबसे श्रेष्ठ था और अच्छा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आइए मित्रों। आगे पूछा गया था कोलबर्ग और पियाजे से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये टॉपिक है वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आज से 2 प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में इसको देखने को मिलेंगे। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है ये आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये होती है, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कता में संस्कृत विविधताओं का महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपका सबसे श्रेष्ठ प्रश्न विकल्प था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था सी वाला। ठीक है, आ जाइए प्रश्न। अगला प्रश्न को समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन था कि वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उस प्रसिद्ध करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। प्रश्न नंबर सी में बताया गया था कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया था मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों की उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर अगले में। पूछा गया था गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि अंत व्यक्तित्व। क्या साथियों, अंत व्यक्तित्व इस प्रश्न का राइट आंसर था। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि वाइतोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्रों, नोट करिएगा। वाइतोस्की तथा पियाजे के परिक्षेपों में एक प्रमुख भिन्नता जो होती है वो आपकी होती है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या मित्रों, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है। ध्यान से पढ़िएगा कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है तथा इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसमें सहमत हैं, यानी कि 4 विकल्प में से आप किसमें सबसे अधिक सहमत हैं। तो 4 विकल्प भी आपको पढ़ के बताएंगे, नोट करिएगा। पहला विकल्प आपका था कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हितोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिए प्रश्न यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों के एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचि पूर्णतः विपरीत होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लड़के लड़कियां आगे बढ़कर या बड़े होकर एक साथ नहीं खेल सकते, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे आ जाइए। सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। प्रश्न नंबर सी का आंसर प्रश्न नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक
और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो साथियों 10,000 सब्सक्राइब हमारे चैनल पर कंप्लीट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका जल्द 10,000 का परिवार बन जाए। गुरुकुल एग्जाम। चलिए प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, इस संदर्भ में वह करेगी। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप सभी का हो जाएगा, वे अंतिम परिणाम में ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देगी। तो सभी का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बता दें, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को उत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था पर उन पर कितना भी अधिक प्रयास करें। आगे पूछा गया, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं, कुछ होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए मित्रों, आगे आ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 9 को पढ़िएगा कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, वो हमेशा करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि इसमें से अगर कोई बच्चे कुछ गलती करते हैं तो मतलब इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा जो कथन है वो सबसे उपयुक्त है, अच्छा है। चलिए, बच्चे का बुद्धिस्तर निम्न होता है, बच्चों का जो बुद्धिस्तर माइंड होता है वो निम्न होता है, निम्न स्तर का होता है। ठीक है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए कक्षा वो सही दोस्तों, बच्चों को आपकी कक्षा में करना नहीं चाहिए था। बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आपको बता दें कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। आ जाइए आगे, आ जाइए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक जो विद्यार्थी है, नोट करिएगा, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। यानी कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो इसका क्या आंसर था? क्योंकि साथियों, जब ऐसी स्थिति आती है तो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए साथियों, पूछा गया था, नोट करिएगा, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 11 था, इस प्रश्न का राइट आंसर था, नोट करिएगा, कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, आगे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? यानी कि 4 कथन हैं आपके सामने, आप इसमें से किससे सहमत हैं? 4 ऑप्शन था कि अधिगम पूर्ण रूप से बिना उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बिना रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है और यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। आपको बता दें, आगे पूछा गया, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर था आपका कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर 13 पर आइए। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? नोट करिएगा, इनमें से एक बाल विकास का एक सिद्धांत है। 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबंध तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है।